सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में बात होगी श्री रानाडे ने, एमजी रानाडे ने जो जीवन संघर्ष किया है, उस जीवन संघर्ष को बाबा साहब अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी जुबानी के माध्यम से यहाँ वर्णित कर रहे हैं। आज के अम्बेडकर संदेश में आप जानेंगे कि श्री रानाडे ने किन परिस्थितियों में समाज सुधार का आंदोलन चलाया, लेकिन उनके समाज सुधार के आंदोलन को किसने विरोध किया, किन लोगों ने विरोध किया, ये भी आज यहाँ पर एक्सपोज होने वाला है कि आखिर श्री रानाडे के समाज सुधार के आंदोलन में किन परिस्थितियों में उन्होंने आंदोलन किया और उन परिस्थितियों में उसका विरोध किया गया। तो ऐसे में बाबा साहब का जो विश्लेषण है श्री एमजी रानाडे के बारे में, वो आज के अम्बेडकर संदेश से हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं। मेरे साथियों, अगर आप समाज सुधार के आंदोलन के इतिहास को जानना चाहते हैं तो श्री रानाडे के जीवन संघर्ष को भी आपको जानना चाहिए। श्री रानाडे के 101वें जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बाबा साहब स्पीच देते हुए यहाँ पर ये बात कहते हैं, यानी कि एमजी रानाडे के बारे में बाबा साहब विस्तार से बताते हैं। उसी के तहत आजकल अम्बेडकर संदेश में हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। हूबहू बाबा साहब के द्वारा कही हुई वो सारी बातें हम आपके समक्ष रख रहे हैं। तो आज का खास वीडियो होने वाला है, एमजी रानाडे के बारे में बहुत खास बातें बाबा साहब ने यहाँ पर बताई है, जो अब हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज का ये अम्बेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 से पेज नंबर 256 से लेकर 258 तक हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं BBAIC सारनाथ वाराणसी से आज का अम्बेडकर संदेश। बाबा साहब लिखते हैं कि रानाडे न केवल बुद्धिमान थे बल्कि तर्कनिष्ठ भी थे। न केवल बुद्धिमान थे बल्कि तर्कनिष्ठ भी थे। उन्होंने अपने विरोधियों को चेतावनी दी कि वे राजनीति में आमूल परिवर्तनवादियों तथा समाज में अति अनुदारवादियों की भूमिका अदा न करें। उन्होंने सुस्पष्ट तथा सही शब्दों में चेतावनी दी। क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप आधे अधूरे उदार नहीं हो सकते, आप राजनीति में उदार, धर्म में रूढ़िवादी नहीं हो सकते। राजनीति में उदार और धर्म में रूढ़िवादी नहीं हो सकते। दिल व दिमाग एक साथ रहने दीजिए। मेरे सम्मानित साथियों, जब आप शब्दों पे गौर करेंगे तो आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि वर्तमान में भी कुछ परिस्थितियां ऐसी ही नजर आया करती हैं। भाषा यहाँ पर आगे लिखते हैं श्री रानाडे की चेतावनी को, आप ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते कि आप अपनी बुद्धि का परिष्कार कर लें, मन को पुष्ट कर लें, अपने राजनीतिक अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का क्षेत्र भी बढ़ा लें और साथ ही साथ अपने दिलों के द्वार बंद करके उसे संकीर्ण भी बना लें। यह एक निरर्थक स्वप्न है कि हम लोगों से उस समय यह आशा करें कि वे अपने निजी अंधविश्वास तथा सामाजिक दोषों के बंधन में बंधे रहें, जबकि वे अपने शासकों से अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शीघ्र ही इन व्यर्थ स्वप्न दुष्टाओं को अपने स्वप्नों के ध्वस्त होने का पता चल जाएगा। अनुभव ने दर्शा दिया है कि रानाडे के ये शब्द सत्य सिद्ध हुए, यानी कि जो अभी आपके समक्ष बातों को हमने रखा, एमजी रानाडे के शब्दों को रखा, उनके कोटेशन को रखा। मेरे साथियों, बाबा साहब कहते हैं, अनुभव कहता है कि रानाडे के यह शब्द सत्य सिद्ध हुए हैं, यहाँ तक कि ये पैगंबरी भविष्यवाणी रहे हैं। जो इससे इनकार करते हैं वे इस बात पर विचार करें कि हम आज राजनीति में कहाँ हैं और हम जहाँ हैं वहाँ क्यों हैं। हम राजनीति में कहाँ हैं और जहाँ भी हैं वहाँ क्यों हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई अब 50 वर्ष हो चुके हैं। मेरे साथियों, ये जो बाबा साहब का स्पीच है वो 1943 का है और अब तक 50 साल से अधिक का समय वास्तव में राष्ट्रीय कांग्रेस ने बिता लिया है। आपको जानकारी है 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। बाबा लिखते हैं कि इसका नेतृत्व अनेक हाथों से गुजरा है। मैं ये नहीं कहता कि वह समझदारों से ना समझो या यथार्थवादियों से आदर्शवादियों के हाथों में गया है, परंतु ये नरमपंथियों से उग्र सुधारवादियों के हाथों में चला गया है। हमारी राजनीतिक यात्रा के 50 वर्ष के अंत में
आज देश कहां पर खड़ा है। इस गतिरोध का क्या कारण है? उत्तर सीधा सा है, गतिरोध का कारण है सामुदायिक समझौते का अभाव। पूछिए कि राजनीतिक समझौते के लिए सामुदायिक समझौता क्यों आवश्यक है, और रानाडे के दृष्टिकोण के बुनियादी महत्व को महसूस कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर गलत सामाजिक व्यवस्था में मिलेगा। वह लोकतंत्र का घोर विरोध करती है, वह वर्गों की प्रबल समर्थक है, वह घोर जन विरोधी है, वह वर्ग उच्चता तथा सांप्रदायिकता से भरपूर है। यदि राजनीतिक लोकतंत्र को उसका आधार बनाया जाएगा तो यह पूर्ण विडंबना हो जाएगी। यही कारण है कि उच्च जातियों के हिंदुओं के अलावा कोई भी बिना गंभीर समायोजन के इसे राजनीतिक लोकतंत्र का मुद्दा बनाने के लिए सहमत नहीं होगा। कुछ लोग ये तर्क देकर संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं कि गतिरोध ब्रिटिश सरकार ने उत्पन्न किया है। लोग ऐसे विचारों को ग्रहण करना पसंद करते हैं जो उनको संतोष प्रदान करते हैं और दूसरों पर जिम्मेदारी डाल देते हैं। ये पलायनवाद की मनोवृत्ति है, परंतु इससे इस तथ्य को नहीं बदला जा सकता कि यह सामाजिक व्यवस्था का दोष है। इसी ने सांप्रदायिक समस्या को जन्म दिया है और इसी ने भारत के सामने राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न की है। रानाडे का उद्देश्य अगर नई व्यवस्था बनाना नहीं था तो प्राचीन व्यवस्था का परिमार्जन करना अवश्य था। उन्होंने हिंदू समाज के नैतिक स्तर में सुधार लाने पर जोर दिया। यदि उनकी बातों को सुना जाता और उसका अनुसरण किया जाता तो कम से कम इस व्यवस्था की कठोरता तो समाप्त हो जाती है। भले ही इससे सामुदायिक समझौते को टाला नहीं जा सकता था, पर उसे आसान तो बनाया जा सकता था। उनके प्रयासों से, जो कि सीमित थे, पारस्परिक विश्वास का मार्ग खुल जाता। परंतु राजनीतिक लोग तो राजनीतिक सत्ता के दीवाने हो गए थे, भाषा कहते हैं, और उसने उनको पूरी तरह से इतना अंधा कर दिया था कि उन्हें इसके अलावा किसी और चीज में कोई गुण नजर नहीं आता था। भाषा आगे लिखते हैं कि रानाडे को अपनी करनी का दंड मिला। क्या राजनीतिक सुरक्षा की स्वीकृति सामाजिक सुधार की आवश्यकता को नकारने के लिए दंड नहीं है? रानाडे को उस क्षेत्र में कितनी सफलता मिली जिसमें उन्होंने इतनी प्रमुख भूमिका अदा की थी? कुछ अर्थों में ये प्रश्न बहुत महत्व का नहीं है। उपलब्धि कभी भी महानता का सच्चा मापदंड नहीं होती। जैसा कार्लाइल ने कहा, हाय, हम ये भली भांति जानते हैं कि आदर्शों को कभी भी व्यवहार में पूर्णतया मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता, और ये ठीक ही होगा कि हम उसके किसी सहनीय सामीप्य को साभार स्वीकार कर लें। आदर्शों को हमेशा बहुत दूर ही रहना चाहिए। शिलर शिकायत भरे ढंग से कहते हैं कि हमारे इस असहाय संसार में किसी भी व्यक्ति को वास्तविकता के अति अल्प परिणाम को पूर्णतया के पैमाने से नहीं मापना चाहिए। हम उसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं मानेंगे, हम उसे एक रुग्ण असंतुष्ट मूर्ख व्यक्ति मानेंगे। और फिर भी रानाडे की उपलब्धि का रिकॉर्ड बिल्कुल शून्य नहीं था। उस समय के समाज सुधारकों के समक्ष जो समस्याएं थी वे राय बहादुर पी आनंदचाली द्वारा तैयार समाज सुधारक संबंधी विवरण में दी गई हैं। वे 5 समस्याएं थी। वो 5 समस्याएं क्या है जानना बेहद जरूरी है मेरे साथियों। वो 5 समस्याएं थी। नंबर 1 बाल विवाह, नंबर 2 विधवा पुनर्विवाह, नंबर 3 हमारे देशवासियों के लिए विदेशों में भ्रमण या यात्रा की स्वतंत्रता, नंबर 4 महिलाओं का संपत्ति का अधिकार, और 5वां स्त्रियों की शिक्षा। इस कार्यक्रम में से अधिकांश में उन्होंने सफलता प्राप्त की। यदि उनको पूर्ण उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई तो इसका कारण उनके सामने उस समय की विषमताएं थीं जिन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। चतुर कृत संकल्प तथा पाखंडी बुद्धिजीवी वर्ग रूढ़िवादिता को बचाने तथा रानाडे को चुनौती देने के लिए आगे आया। वे दृश्य उत्तेजक थे। वे दृश्य उसी प्रकार के उत्तेजक थे जिस प्रकार युद्ध के भयानक घृणित दृश्य होते हैं, और यह एक युद्ध था जिस समय इस देश में समाज सुधार पर विवाद चल रहा था। उस समय की भावना व जोश को याद नहीं किया जा सकता। उस समय समाज सुधारकों के विरुद्ध रूढ़िवादी लोगों द्वारा जो युक्तियां प्रयोग में लाई गईं, उनकी जो निंदा की गई, उनको जो गालियां दी गईं, उनका शिष्टाचार के नाते यहाँ पर उल्लेख करना संभव नहीं है। सहमत की आयु संबंधी विधेयक का विरोध करके रूढ़िवादिता का जिन लोगों ने समर्थन किया उनके आचरण समझ पाना असंभव है।
ये कार्य उन्होंने उस अधोगति व अपकर्ष के गर्व को महसूस किए बिना किया जिसमें लोगों के तथाकथित नेता गिर गए थे। विधेयक का उद्देश्य ऐसे पति को दंड देना था जो अपनी ऐसी पत्नी के साथ जिसकी आयु 12 वर्ष की नहीं हुई हो संभोग करेगा। क्या कोई समझदार व्यक्ति, क्या कोई लज्जालु व्यक्ति इतने सीधे साधे विधेयक का विरोध कर सकता था? विचार कीजिए मेरे साथियों। बाबा साहब कहने का कोशिश कर रहे हैं कि श्री एम.जी. रानाडे का विरोध किया गया, उन्होंने समाज सुधार जो आंदोलन चलाया उनका विरोध किया गया। हो सकता है जो लोग विरोध करने वाले थे, जो रूढ़िवादी लोग थे, वही विरोध करते थे और वो विरोध करते थे। आप समझ सकते हैं कि अगर ये विधेयक आपके सामने लाया जाए तो आप निश्चित तौर पर इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर देते हैं कि 12 वर्ष की अवस्था से कम आयु की पत्नी के साथ संभोग नहीं होना चाहिए। इस बात को आप स्वीकार करेंगे? क्या कोई समझदार व्यक्ति, क्या कोई लज्जालु व्यक्ति इतने सीधे साधे विधेयक का विरोध कर सकता था क्या? लेकिन बाबा साहब कहते हैं इसका विरोध किया गया और रानाडे को उन्मादी रूढ़िवादिता के ताप को सहन करना पड़ा। ये मानकर कि रानाडे की उपलब्धियां कम थी, कौन व्यक्ति और अधिक उपलब्ध करने के लिए उनकी असफलता पर गर्व कर सकता था या विजय उल्लास मना सकता था? विजय उल्लास मनाने या जय जयकार करने का कोई कारण नहीं था। समाज सुधार का रास बिल्कुल स्वाभाविक था। समाज सुधार की निंदा की कोई सीमा नहीं थी। राजनीतिक सत्ता की आसक्ति अत्यधिक मोहक थी। इसका परिणाम यह हुआ कि समाज सुधार की संख्या घटती गई। कुछ समय के बाद समाज सुधार का मंच छोड़ दिया गया और लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जमा हो गए। सत्ता लोलुपों ने समाज सुधारकों पर विजय प्राप्त कर ली। मुझे यकीन है, बाबा साहब कहते हैं, कि अब कोई भी व्यक्ति उनकी उस विजय को गर्व की गीत नहीं मानेगा। यह वास्तव में निश्चय ही दुख की बात है। रानाडे को भले ही पूर्णतया विजय न मिली हो, परंतु उनका पक्ष गलत नहीं था और निश्चय ही वह कभी भी गलत के पक्ष में नहीं थे, जिस प्रकार की उनके कुछ विरोधी थे। तो इस तरह से बाबा साहब ने श्री एम.जी. रानाडे के बारे में जो खास बातें बताई हैं वो आज के अम्बेडकर संदेश में हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगले अम्बेडकर संदेश में और कुछ खास जानकारी लेकर हम उपस्थित होंगे। आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न जान लीजिए। बाबा साहब एक जगह कहते हैं कि हमें उस बुद्धिमान व्यक्ति उसे हम नहीं मानेंगे, हम उसे एक उस समय, यानी कि उस समय जब श्री रानाडे आंदोलन कर रहे थे, समाज सुधारकों के समक्ष जो समस्याएं थी वो 5 समस्याएं यहाँ पर बाबा साहब ने बताई हैं। समाज सुधारकों के सामने जो समस्याएं थी श्री रानाडे के जीवन संघर्ष के समय, वे राय बहादुर पी आनंद चाली द्वारा तैयार समाज सुधारक संबंधी विवरण में दी गई हैं। तो वो 5 समस्याएं क्या हैं? 5 समस्याओं में से कोई एक समस्या भी अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं तो निश्चित ही हम गर्व की अनुभूति करेंगे। मेरे साथियों, आपने वीडियो को अंत तक देखा, अम्बेडकर संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए हम एक बार पुनः आपका तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करते हुए आज के अम्बेडकर संदेश को समापन की ओर ले जा रहे हैं। दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।